जब आपने पोस्ट लिखी कि ये पुल कभी भी जा सकता है और आप इसी इलाके में रह रहे हैं, उन लोगों के बीच रह रहे हैं जो खनन कर रहे हैं, तो डर नहीं लगा आपको? बताया, लेकिन होता वही है कि एक दिन की रेड पड़ी, इनका माल जब्त किया और उसके अगले दिन से फिर वही चालू। अच्छा, जब यहाँ डीएफओ कुंदन कुमार थे तब खनन हो रहा था यहाँ पे? 6 साल से मुस्तकिल देख रहा हूँ मैं, इधर लगातार खनन हो रहा है यहाँ पर। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, लोगों ने मेरे को मारने की धमकी भी दी। लोग साफ बोलते हैं कि हम जो है पर घोड़े के हिसाब से पैसा दे रहे हैं, बिल्कुल, और रात को अपना माल भरते हैं यहाँ से। अच्छा, रात भर पत्थर भरते हैं, रेता भरते हैं। एक ईमानदार डीएफओ का 3 महीने में ही ट्रांसफर कर दिया, तो मुझे लगा कि ये जो सरकार है ये खनन के मामले में सीरियस नहीं है। यानी ये ऐसे चेहरे हैं, ये उदाहरण है कि मुसलमान ईमानदार नागरिक है इस देश का। 3 कॉलम गिर चुके हैं, 3 पुस्तक गिर चुके हैं। मैं देखा देखिए ये पूरी जड़ खोद डाली इन लोगों ने, पूरे 3 पुस्तक गिर चुके हैं। अगर ये पुस्तक भी गिर गए तो पूरी कॉलोनी धराशायी हो जाएगी। हाय मेरे वीर, रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। मैं इसमें उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर तहसील में हूँ और ये पड़ता है आपका पुछड़ी शक्तिनगर, और उसके बगल में जा रही है कोसी नदी, और इस कोसी नदी के बगल में एक अवैध खनन है। और आप देख पा रहे हैं पीछे मेरे सामने ये पुल करोड़ों की लागत से बना है और बाईपास पुल है। इस पुल के बनने का ये फ़ायदा हुआ है कि अब आपके जितने भी ट्रैफिक जाम लगता था मेन बैराज से, वो कम हो गया है, दूरी कम हो गई है, यानी लोगों को बड़ी सहूलियत हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे जो खनन करने वाले हैं बहुत छोटे छोटे, इनको मैं खनन माफिया तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये है कि ये जो खनन कर रहे हैं, देखिए कितने गड्ढे यहाँ कर दिए हैं। इन गड्ढों का नुकसान ये है कि जो पुल आप पीछे देख पा रहे हैं किसी दिन में धराशायी हो जाएगा, और ये पुलिस प्रशासन और एसडीएम प्रशासन की नाक के नीचे से हो रहा है। और हमने हमारे नूर मोहम्मद खान है, इनकी एक पोस्ट देखी मैं बड़ा उत्साहित हुआ। मैंने कहा बताइए, एक बंदा जो यहाँ रह रहा है वो इस बीच ये लिख रहा है कि किस पुल जाने वाला है, तो कई मीडिया रिपोर्ट्स भी आई है। नूर मोहम्मद खान सर जी, स्वागत है आपका चैनल में। सर धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मुझे ये जानना है कि जब आपने पोस्ट लिखी कि ये पुल कभी भी जा सकता है और आप इसी इलाके में रह रहे हैं, उन लोगों के बीच रह रहे हैं जो खनन कर रहे हैं, तो डर नहीं लगा आपको? देखिए, मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ रामनगर नैनीताल का, तो डर तो उसे होगा जो कोई गलत काम करता हो या किसी के 2 नंबर के काम चल रहे हों। हम तो ये सीधे साधारण से जिप्सी ड्राइवर हूँ मैं, और कॉर्बेट नेशनल पार्क में जिप्सी चलाता हूँ। लेकिन अब आप खुद ही आप आए यहाँ पर, प्रत्यक्ष रूप से आपने यहाँ पर देख लिया, आप भी साक्षी हैं इस चीज़ के कि किस तरीके से इसको नुकसान हो रहा है पुल को। हालांकि छोटे छोटे जो घोड़े वाले हैं ये गड्ढे कर रहे हैं और इनको यहाँ से लेके भी जाया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई इनको देख नहीं रहा। पुलिस प्रशासन भी इसको देख रहा है, फॉरेस्ट प्रशासन भी इसको देख रहा है, लेकिन जो बड़े लेवल के अधिकारी हैं उनको इस बात की खबर ही नहीं है कि उनके नाक के नीचे ऐसा हो रहा है। मुझे बड़ा जैसे आपने घोड़ों की बात की, मैं तो जितने भी ये घोड़े गधे जितने भी जाते हैं, ये सबके सब हमारे पुछड़ी गांव में घूमते रहते हैं, और कई तो बेचारे ऐसे हालात में होते हैं कि वो लावारिश मौत उनकी हो जाती है वहाँ। बहुत यानी कहते हैं कि एक कुत्ते वाली मौत होती है ना, उन बेचारे जानवरों की हो रही है। अच्छा, ये जानवरों के साथ भी सही व्यवहार नहीं करते बिल्कुल? रात भर काम करवाया, दिन भर जंगल में छोड़ दिया, गाँव में छोड़ दिया, शहर में छोड़ दिया। आए दिन अभी 1-2 खबरें आपने भी सुनी होंगी कि नेशनल हाईवे पर कई बार घोड़े वहाँ खड़े रहते हैं तो गाड़ियाँ टकरा जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। वो भी एक विषय है, वो भी गंभीर विषय है। और जब आपके नाक के नीचे से हो रहा है, आपने कभी प्रशासन से शिकायत करने की कोशिश नहीं करी? कभी आपने उनको लोगों को रोकने की कोशिश नहीं करी? तो देखिए, लोगों को समझाने की कोशिश की लेकिन नहीं मानते, और मौखिक तौर पर मैंने कई बार, क्योंकि खुद मैंने भी कई बार इनको मौखिक तौर से बताने की कोशिश करी फ़ोन के माध्यम से। यहाँ के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग जो यहाँ पर आते हैं देखभाली करने के लिए, उनको कई बार मैंने बताया, लेकिन होता वही है कि एक दिन की रेड पड़ी, इनका माल जब्त किया और उसके अगले दिन से फिर वही चालू। अच्छा, जब यहाँ डीएफओ कुंदन कुमार थे तब खनन हो रहा था यहाँ पे? नहीं सर, उस समय तो सर एक रेत का दाना भी यहाँ से नहीं हुआ। अच्छा, एक रेत का दाना भी यहाँ से नहीं गया। उस टाइम पर तो ऐसा लगा, उस टाइम पर तो आप यहाँ जो पीछे देख रहे हैं काफ़ी साफ़ सफाई सी, मोहल्ला भी साफ़ था, धूल नहीं थी, कुछ नहीं था। लेकिन उसके बाद जब उनका ट्रांसफ़र हुआ तो उसके बाद फिर अचानक से ऐसा लगा कि इनकी तो जैसे हमारे यहाँ ईद मनाते हैं ना, तो ऐसा हो गया। अच्छा, आप सर क्या नाम है आप सर आपका? आदिल खान। आदिल खान जी, आप भी इस इलाके में रहते हैं शक्तिनगर में? पहला घर मेरे पड़ता है इधर। अच्छा, तो आप तो रोज देखते होंगे खनन यहाँ पे? 6 साल से मुस्तकिल देख रहा हूँ मैं, इधर लगातार खनन हो रहा है यहाँ पर। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, लोगों ने मेरे को मारने की धमकी भी दी, मैंने ऊपर कंप्लेंट भी की, लेकिन चंद दिनों के लिए फ़र्क पड़ता है। लोग आते हैं, जंगलात वाले आते हैं, आधे घंटे के लिए डांट के चले जाते हैं, क्योंकि हर इंसान पैसे लेकर काम कर रहे हैं यहाँ पर। ये लोग साफ बोलते हैं कि हम जो है पर घोड़े के हिसाब से पैसा दे रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, खुलेआम बोलते हैं? उनके सामने बोलते हैं। अच्छा, बिल्कुल, हाँ, कि हम पैसे दे काम करा रहे हैं, हम डरेंगे नहीं किसी से भी। इसके अलावा टेम्पो वाले यहाँ पर आते हैं, रात भर हमें मतलब नींद नहीं पाते यहाँ पे, बिल्कुल सो नहीं पाते यहाँ पर हम लोग। अच्छा, रात भर धंधा चलता है ये? रात भर, दिन में काम, ये मतलब माल निकालते हैं और रात को अपना माल भरते हैं यहाँ से। अच्छा, रात भर पत्थर भरते हैं, रेता भरते हैं, आवाज़ गालियाँ गुफ्तार चलती है यहाँ पे सही तरीके से, बिल्कुल। देखिए, इनका कहना है मतलब कि ये लोग जितने भी खनन करते हैं यहाँ पे छोटे मोटे उसमें, ये अपने पूरा यहाँ आसपास अपने गड्ढे देख रहे हैं
और देखिए, दरअसल मैं खनन पे रिपोर्ट करता नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि जब हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने एक ईमानदार डीएफओ का 3 महीने में ही ट्रांसफ़र कर दिया, तो मुझे लगा कि ये जो सरकार है ये खनन के मामले में सीरियस नहीं है, यानी कि ईमानदारी के मामले में सीरियस नहीं है। तो जब हमारे मुख्यमंत्री सीरियस नहीं है तो मैं क्यों खनन माफियाओं से दुश्मनी मोल लूँ। लेकिन इस इलाके में, क्योंकि ये हमारा पुल बिल्कुल नज़दीक में है, तो ये संवेदनशील इलाका है, कभी भी धराशायी हो सकता है, तो इसलिए मुझे रिपोर्टिंग करने के लिए आना पड़ा। और तब जब नूर मोहम्मद खान साहब, आदिल खान साहब और सर क्या नाम आपका, मोहम्मद सुहेल, जब ये लोग हिम्मत करके अपने लोगों के बीच से आके आवाज़ उठा रहे हैं, तो मुझे लगा कि इनकी आवाज़ बनना चाहिए। और सही बताऊं, जब नूर मोहम्मद खान जी की मैंने पोस्ट देखी तो मेरा दिल करा कि इनको सलाम करूं, और खासकर इस मामले में, क्योंकि कई बार ये माना जाता है इस इलाके में, क्योंकि नशे पर मैंने एक पोस्ट लिखी तो किसी हिंदू ने लिखा कि जहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाके होते हैं वहाँ पे नशा बहुत ज़्यादा है, वही बेच रहे हैं। तो यानी कि एक प्रकार से कटाक्ष था कि मुसलमान इस धंधों में लिप्त होता है। लेकिन ये ऐसे चेहरे हैं, ये उदाहरण है कि मुसलमान ईमानदार नागरिक है इस देश का, कुछ हो सकते हैं बुरे, उसमें तो कोई दोहराई नहीं है, और नशे में भी वो लिप्त हो सकते हैं, कोई दोहराई नहीं है, लेकिन हर मुसलमान को इस नज़रिए में घसीटना गलत है। ये लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं ये भी मुसलमान हैं और सामने आ रहे हैं, तो ये तस्वीर भी देखी है। तो सर, कभी जब इस तरह की चीज़ें आती है, जब आप लोगों को कोई चंद मुसलमान गलत हरकत करते हैं, सारे मुसलमानों को घसीट ले जाता है, दुख होता है? बहुत दुख होता है। देखिए, 1-2% हर धर्म के अंदर बुरे होते हैं, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। हर धर्म के अंदर, हर बिरादरी के अंदर बुरे लोग भी होते हैं और अच्छे लोग भी होते हैं। लेकिन किन्हीं 2-3 लोगों की वजह से पूरे कौम को टारगेट करना ये गलत है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये भी था कि इससे सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल होगी। जो मुसलमानों के प्रति एक धारणा है कि तो अपने लोगों का हमेशा गलत कामों में साथ देते हैं, लेकिन ये उदाहरण है कि जहाँ गलत हो रहा है उसको विरोध में यहाँ आए हुए हैं। और स्पेशली जब मैं यहाँ आया हूँ तो सबने मेरी मदद की है, हालांकि मुझे लगा नहीं था, पर मेरी भी इन्होंने दूर कर दी है। तो नूर मोहम्मद खान जी, मैं आपको तारीफ करना चाहता हूँ कि पोस्ट के लिए, और कई मीडिया रिपोर्ट्स भी यहाँ पे आई हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने ट्रांसफर कर दिया डीएफओ कुंदन कुमार जी का, और कुंदन कुमार जी के रहते यहाँ पे काम नहीं हो पाया, तो जो हमारे नए डीएफओ हैं प्रकाश चंद्र आर्या जी, उनसे मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, क्या आपके अंदर वो हिम्मत साहस नहीं है, या आपके जो इस इलाके के रेंजर हैं या आपके इलाके के जो वन अधिकारी हैं वो आपको सही सूचना नहीं दे रहे हैं, या वास्तव में आपको सब पता है? और जैसे इन्होंने बताया कि कुछ लोग घोड़े वाले बड़ी शान से कह रहे हैं दादागिरी से हम पैसा जाता है हमारा, तो क्या वो हिस्सा आपके पास भी पहुंच रहा है? सवाल है, आरोप नहीं है, इसे गलत मत लीजिएगा। क्योंकि जब डीएफओ कुंदन कुमार थे और इस इलाके में खनन नहीं हो रहा है और अब वो खनन हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं आपकी पद पर भी एक सवाल उठना लाजमी है। सर, लगता है कि कहीं ना कहीं उन पर भी सवाल उठना लाजमी है? बिल्कुल उठना जरूरी है। उसका मामला ये है कि करोड़ों रुपए की लागत लगाने के बाद ये पुश्ते बनाए गए हैं, जो आज स्थान में लोग खड़े हैं। 3 कॉलम गिर चुके हैं, 3 पुस्तक गिर चुके हैं। ये मैं देखिए ये पूरी जड़ खोद डाली है इन लोगों ने, पूरे 3 पुस्तक गिर चुके हैं। अगर ये पुस्ते भी गिर गए तो पूरी कॉलोनी धराशायी हो जाएगी। यहाँ पर रहने वाले 4-4.5 हजार लोग सब मर जाएंगे, और इसके अलावा पूरी पट्टी बह गई, मतलब बिल जो भी है। दरअसल अभी पिछले साल अक्टूबर में जो बाढ़ आई थी, तो यहाँ के कई लोग, मैंने सुना, खाली कर गए थे अपने घरों को। सबसे पहले मैंने खाली किया था रात को 1:30 बजे। रात को 1:30 जब पानी यहाँ पर आया बहुत ज्यादा, तो हमारे मकान का जो ऊपर जो हिस्सा है, पुश्ता है, इसके ऊपर तो पानी आ चुका था। तो हम लोगों ने क्या किया, सीधा अपना सामान पैक किया थोड़ा सा, और हमने घर खाली किया। बल्कि मेरे बाद सभी लोगों ने घर खाली किया यहाँ से, लगातार यहाँ से। क्यों? क्योंकि पहले इन पुश्तों की वजह से पानी की धार उधर बन चुकी थी, जो आप देख रहे हो उधर आप। अच्छा। उधर बन चुकी थी, लेकिन इन लोगों ने इधर खोद के धार को दोबारा इधर ही वापसी लिया है। वापसी लिया है। 5000 लोग ये सरकार ने पुश्ते बनाए थे ताकि हमारी कॉलोनी है ना, उसकी सिक्योरिटी हो सके, ताकि पानी की धार उधर पहुंच जाए। और धार पहुंच भी गई थी उधर, सरकार सफल हो गई थी अपने काम में, लेकिन इन लोगों ने यहाँ से खोद के द्वारा धार को इधर ही लिया है। तो मैं कुंदन जी से मैंने मौखिक रूप से कहा था, कॉल की थी, तो उन्होंने सिर्फ मौखिक रूप को भी तो सीरियसली लिया, और यहाँ लगातार काम बंद पड़ा बिल्कुल, जब तक वो रहे एक दाना यहाँ से नहीं उठा। तो आपने वर्तमान जो डीएफओ उनको नहीं कहा इस बारे में? अभी उनसे नहीं कहा फिलहाल। अभी अच्छा, उनसे नहीं कहा? अभी उनसे नहीं कहा, कोई शिकायत नहीं की फिलहाल। अभी हमारा पहले प्रोग्राम भी रहा, जो आते हैं उन लोगों से कई बार कहा है, मोहित वगैरह हैं, कुंवरदा हैं, वो लगातार यहाँ पर अब आ रहे हैं। 3 दिन से लगातार आ रहे हैं तरफ वो। अच्छा, हाँ, 3 दिन से लगातार आ रहे हैं। मोहित भी आ रहा है और कुंवरदा भी आ रहे हैं। हमारे विधानसभा 61 के जो विधायक हैं माननीय श्री दिवान सिंह बिष्ट जी, तो ये पुल जो था उनका भी ड्रीम प्रोजेक्ट है। 2007 में जब सरकार आई थी तो उस समय उन्होंने ही इसको शिलान्यास करवाया था माननीय भुवन चंद खडूरी जी से, और ये 2021 में उन्होंने ही इसका लोकार्पण भी किया। तो उनका भी ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो उनको भी आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि वो भी जोर ध्यान देंगे, तो शासन प्रशासन मिलकर अगर इसको चाहे तो रोक सकता है। इतनी बड़ी बात चीज़ नहीं है। देखिए, आपके खनन करना है करिए, आप बहुत दूर जाके करिए, आप इस इलाके में ना करिए, कम से कम इस इलाके के कम से कम 500 मीटर के दायरे में, क्योंकि यहाँ आबादी भी है, और सबसे बड़ी बात है हमारा 1 करोड़ का पुल है जिसने रामनगर के समस्याओं से निजात दिलाई है। और हमारे माननीय विधायक दिवान सिंह बिष्ट जी का ड्रीम प्रोजेक्ट उनके कर कमलों से पूरा हुआ था। तो ये उनकी अपील है। उम्मीद करता हूँ कि माननीय विधायक जी भी इस चर्चा को सुनेंगे, डीएफओ भी सुनेंगे, एसडीएम महोदय भी सुनेंगे, हमारे कोतवाल जी अरुण कुमार सैनी जी वो भी सुनेंगे, हम माननीय पुष्कर सिंह धामी भी सुनेंगे।